जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने पसंदीदा चैनल स्टडी एंड अपडेट्स में। जय हिंद दोस्तों, मैं राजकमल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी एंड अपडेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम लोग मध्यकालीन भारत में 3 साम्राज्य के बारे में जानेंगे। पहला तो आपका जो होगा वह भक्ति एवं सूफी आंदोलन होगा, एवं दूसरा आपका जो होगा वह दक्षिण के राजा के बारे में बताया जाएगा, दक्षिण के राज्य के बारे में बताया जाएगा, और तीसरा आपका मुगल साम्राज्य के बारे में बताया जाएगा। तो इस वीडियो को ध्यान से देखिए, और इसमें हम लोग 151 से लेकर 190 तक करने वाले हैं। एक प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, तो पूछे गए प्रश्न का उत्तर देना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर आपका दिया गया 151 की अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे। देखिए यहाँ पर अष्टदिग्गजों के बारे में बातचीत की गई है। तो अष्टदिग्गज जो थे वह विजयनगर के महान शासक कृष्णदेव राय के समय में थे। और कृष्णदेव राय का समय कब से कब तक माना जाता है, तो 1509 से लेकर 1529 तक माना जाता है, ठीक है। यह किस वंश के थे, तो यह तुलुव वंश के थे। किस वंश के, तुलुव, ठीक है। कृष्णदेव राय तुलुव वंश के थे। यहाँ पर जो बातचीत की जा रही है वह कृष्णदेव राय के बारे में बताई जा रही है। अब ये जो अष्टदिग्गज, ये अष्टदिग्गज था क्या, तो ये जो अष्टदिग्गज था यह 8 महान कवियों के बारे में बताया गया, ठीक है। 8 महान कवि का दरबार हुआ करता था, उन्हें ही अष्टदिग्गज कहा गया है, ठीक है। देखिए कृष्णदेव राय के बारे में यहाँ पर बातचीत हो गई, और ये जो आते हैं वह दक्षिण के राज्य के अंतर्गत आते हैं। और इस साम्राज्य में यदि हम बातचीत करेंगे तो विजयनगर, ठीक है, आप यहाँ पर लिख लो विजयनगर, विजयनगर, ठीक है, इसके बारे में बातचीत की जाती है। तो जब भी आपसे प्रश्न ये पूछा जाए कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी, तो आप क्या उत्तर बताओगे, हरिहर एवं बुक्का। किसने, हरिहर एवं बुक्का ने की थी। कब की थी, 1336 ईस्वी में की थी, ठीक है। विजयनगर से रिलेटेड आपको या तो ये प्रश्न आता है या फिर कृष्णदेव राय से संबंधित प्रश्न आता ही रहता है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। और वैसे मैं आपको बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य में यदि हम चलें तो 3-4 साम्राज्य रहे, ठीक है। पहला साम्राज्य आपका ये हरिहर एवं बुक्का द्वारा जो कि कहा गया संगम वंश। कौन सा वंश, संगम वंश, ये आपका पहला था जो कि विजयनगर में था। और यह 1336 से लेकर 1485 तक यह राजवंश रहा। उसके बाद आए सुलुव, उसके बाद तुलुव आए, ठीक है। कृष्णदेव राय जो थे वह तीसरे राजवंश के थे, तो उससे पहले सलुव राजवंश आया, ठीक है, सलुव राजवंश। और सलुव राजवंश जो है वह 1485 से लेकर 1505 ईस्वी तक रहा, ठीक है। और इसके जो संस्थापक थे वह थे नरसिंह सुलुव। कौन थे, नरसिंह सुलुव, ठीक है, ये इसके संस्थापक थे। तो ये था आपका दूसरा राजवंश, ठीक है। उसके बाद तीसरा राजवंश जो है वह आया तुलुव वंश का। तो तुलुव जो रहे वह 1505 से लेकर, ठीक है, तुलुव वंश की बात की जाए तो यह 1505 से लेकर 1570 ईस्वी तक रहा, ठीक है। और इसके जो संस्थापक हैं वह वीर नरसिंह हैं। कौन है, वीर नरसिंह। और देखिए वीर नरसिंह के बाद जब कृष्णदेव राय आए तो तुलुव वंश बहुत ही अत्यधिक प्रचलित हुआ, सब लोग इनको जाने, ठीक है। उसके बाद जो अंतिम शासनकाल चला, चौथा राजवंश चला, तो उसका नाम था अरविड्डू, ठीक है। ये शासनकाल था अरविड्डू राजवंश का, ठीक है। अरविड्डू वंश आया जो कि 1570 ईस्वी से लेकर 1650 ईस्वी तक रहा, ठीक है। और इसके जो संस्थापक थे वह थे तिरुमल। कौन थे, तिरुमल, ठीक है। तो यह था आपके दक्षिण के राज्य के बारे में, और ये 4 राजवंश आपको जानने हैं और इनसे ही प्रश्न आपके आते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए प्रश्न पे लौट के आते हैं। इसमें दिया गया था कि अष्टदिग्गज किस शासक के दरबार को सुशोभित करते थे, तो वह राजा कृष्णदेव राय के दरबार को सुशोभित किया करते थे, ठीक है। तो 151 का उत्तर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आपका अगला प्रश्न 152 दिया गया है कि कृष्णदेव राय द्वारा रचित औमुक्तमाल्य किस भाषा का ग्रंथ है। देखिए औमुक्तमाल्य जो है यह तेलुगु भाषा में लिखा गया है, और ये जो लिखा गया है वह कृष्णदेव राय के द्वारा लिखा गया है। और कृष्णदेव राय के बारे में एक और बातें फेमस है कि हजारा तथा विठल स्वामी का जो मंदिर है वह भी कृष्णदेव राय ने ही बनवाया था, ठीक है। तो बहुत ही प्रसिद्ध हुए, मैंने आपको बताया। तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, 152 का डी हो जाएगा।
और मुक्तमाल्यद जो है वह तेलुगु भाषा में लिखा गया है और कृष्णदेवराय के द्वारा रचित है। ठीक है, आगे बढ़े। 153 दिया गया है कि प्रसिद्ध विठल स्वामी का मंदिर तथा हजारा का मंदिर का निर्माण किसने करवाया। मैंने अभी जस्ट आपको बोला है और प्रश्न यही है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, कृष्णदेव राय। तो 153 का सी उत्तर हो जाएगा। देखिए, ठीक है, तो इसी प्रकार से प्रश्न आपके आते रहते हैं जो कि कोरिलेटेड है एक दूसरे से और पूछे जाते हैं, तो इसलिए आप इन सभी को याद करोगे। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगले प्रश्न पे बढ़ते हैं। 154 दिया गया है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है। देखिए, मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह जो है यह आपके अजमेर राजस्थान में स्थित है, आपने सुना होगा। ठीक है, तो यहाँ पर उत्तर क्या हो जाएगा, अजमेर। 154 का बी उत्तर हो जाएगा। देखिए, ये जो दरगाह बनाया गया है वह किनकी याद में बनाया गया है, मोइनुद्दीन चिश्ती की याद में बनाया गया है, जिनका जन्म जो है 1 फरवरी 1143 में हुआ था। 1 फरवरी 1143 सी में हुआ था। ठीक है, और इनकी मृत्यु जो है 1236 में हो गया। ठीक है, और इन्हीं की याद में अजमेर राजस्थान में इनका दरगाह बनाया गया है, जिसको अजमेर शरीफ दरगाह के नाम से जानते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है, अजमेर शरीफ की दरगाह। ठीक है, इसका दूसरा नाम ये है। ठीक है, तो 154 का बी उत्तर हो जाएगा। 155 दिया गया है, सोहरावर्दी सिलसिला का मुख्य केंद्र कहाँ था। देखिए, सोहरावर्दी जो था सर्वप्रथम शुरुआत हुआ था मुल्तान, जो कि पंजाब में पड़ता है। कहां पर शुरुआत हुआ था, मुल्तान में। ठीक है, यह पंजाब में है, शुरुआत तो यहां हुआ। और इसके संस्थापक कौन थे, शिहाबुद्दीन। ठीक है, चलिए इसे मैं लिख देता हूं, शिहाबुद्दीन सोहरावर्दी ने इसकी शुरुआत की थी। लेकिन यह प्रचलित कहां हुआ, तो यह विशेषकर बिहार में, जो कि पूर्वी भारत में है। पूर्वी भारत में यह ज्यादा प्रसिद्ध रहा, बहुत ही फेमस हुआ। और पूर्वी बिहार में संत सरफुद्दीन, ठीक है, क्या नाम था, सरफुद्दीन, सरफुद्दीन यहासा। ठीक है, इनके द्वारा पूर्वी भारत में अत्यधिक फैला। तो 155 का सी उत्तर हो जाएगा, पंजाब। ओके, आगे बढ़े। 156 दिया गया है कि सूफी संतों के शिष्यों को क्या कहा जाता था। देखिए, सूफी संत के बारे में यदि हम बातचीत करें तो सूफी संत के जो शिष्य हुआ करते थे उनको मुरीद कहा जाता था, और वहीं पर इनका जो संगठन हुआ करता था उसको सिलसिला कहा जाता था। ठीक है, सिलसिला, ये जानकारी सूफी संतों के बारे में है। तो यहाँ पर 156 का उत्तर क्या हो जाएगा, सी मुरीद। यदि हम सूफी संतों के बारे में बातचीत करें तो मध्यकाल में दक्षिण के आलावार, ठीक है, कहां के, दक्षिण के आलावार संतों द्वारा भक्ति आंदोलन शुरू किया गया था। ठीक है, भक्ति एवं सूफी आंदोलन शुरू किया गया था, और तभी से यह फैलता चला आया। यदि हम उत्तर भारत की बातचीत करें तो उत्तर भारत में रामानंद प्रसिद्ध हुए। ठीक है, कौन प्रसिद्ध हुए, रामानंद। कहां प्रसिद्ध हुए, उत्तर भारत। इनका जन्म कहां हुआ था, प्रयागराज में। ठीक है, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था, जो कि इलाहाबाद में पड़ता है, और यह यूपी में है, आप जानते हैं ना। तो यहाँ इनका जन्म हुआ था, और ये क्या किए थे कि विष्णु के अवतार के बारे में राम रूप में बताए थे, इसलिए यह प्रसिद्ध हुए थे। तो 156 का सी उत्तर हो गया, मुरीद। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 157 दिया गया है कि विशेषता द्वैत मत के प्रवर्तक कौन है। देखिए, 3-4 मत आए, जिसमें कि विशेषता द्वैत मत आया, द्वैतवाद मत आया, शुद्धा द्वैतवाद मत आया, उसके बाद द्वैतवाद मत आया। ठीक है, 4 मत आपके आए, जिसमें कि सर्वप्रथम जो है वह रामानुजाचार्य द्वारा श्री संप्रदाय का स्थापना, देखिए यहाँ पर दिया गया है रामानुजाचार्य। तो इन्होंने क्या किया था कि श्री संप्रदाय की स्थापना की थी, और इन्होंने विशेषता द्वैत मत का समर्थन किया था और उसका प्रवर्तन किया था। ठीक है, उसके बाद यदि हम बातचीत करें तो माधवाचार्य आए, जिन्होंने ब्रह्म संप्रदाय की स्थापना की। कौन से संप्रदाय की, ब्रह्म संप्रदाय की। और ब्रह्म संप्रदाय में इन्होंने द्वैतवाद मत, कौन सा मत, द्वैतवाद मत का समर्थन किया। ठीक है, उसके बाद आपके वल्लभाचार्य आते हैं। ठीक है, यहाँ पर मेंशन नहीं किया गया है, मैं वहां पर लिख देता हूं वल्लभाचार्य। ठीक है, वो ल संयुक्त
वाचार्य, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, रुद्र संप्रदाय की स्थापना की थी और शुद्धता द्वैतवाद, ठीक है, शुद्धता द्वैतवाद मत की स्थापना इन्होंने की थी, परिवर्तन इन्होंने की थी। उसके बाद आपका चौथा मत आता है जो कि द्वैतता द्वैतवाद, जो कि निम्बार्काचार्य द्वारा किया गया था, ठीक है। देखिए यहाँ पर दिया गया आपके सी में, तो चलिए इसके बारे में भी लिख देता हूं मैं, द्वैता द्वैतवाद, ठीक है। और इन्होंने सनकादि संप्रदाय, कौन से संप्रदाय, सनकादि संप्रदाय की स्थापना की थी। तो ये 4 संप्रदाय हैं जो कि स्थापित किए गए थे और इनके जो मत हैं और मत के प्रवर्तक हैं वह सब मैंने आपको बता दिया। तो प्रश्न के अनुसार क्या पूछा गया है, विशिष्टता द्वैत मत, जिसके प्रवर्तक जो है रामानुजाचार्य जी हैं। तो उत्तर क्या हो जाएगा, 157 का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए आपका 158 दिया गया है, अद्वैतवाद मत के प्रवर्तक, और अद्वैतवाद मत जो है यह शंकराचार्य के द्वारा दिया गया था, ठीक है। शंकराचार्य ने अद्वैतवाद मत का समर्थन दिया और उसके बाद उन्होंने क्या किया कि अद्वैत दर्शन के विरोध में दक्षिण के संतों को बोला कि विभिन्न संप्रदाय की स्थापना करो। तो उन्होंने 4 संप्रदाय बनाए, जो कि मैंने अभी ऊपर के प्रश्न में चर्चा किया है, और वो 4 संप्रदाय, श्री संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय और सनकादि संप्रदाय की स्थापना की गई थी, ठीक है। तो 158 का ए उत्तर हो जाएगा, शंकराचार्य द्वारा अद्वैतवाद मत के प्रवर्तन किए गए थे, ठीक है। अब 159 दिया गया है कि उत्तर भारत में भक्ति आंदोलन के विस्तार का श्रेय किसे जाता है। तो जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि उत्तर भारत में जो भक्ति आंदोलन की शुरुआत की गई वह की गई रामानंद द्वारा, ठीक है, जो कि प्रयाग में जन्मे थे, प्रयागराज में इनका जन्म हुआ था। और इन्होंने क्या किया था कि विष्णु की भक्ति राम के रूप में प्रदर्शित की थी, ठीक है। तो 159 का डी उत्तर हो जाएगा, ओके। आगे बढ़े, 160 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस संत का संबंध जुलाहा जाति से था। देखिए आप जानते हैं जुलाहा जाति के जो संबंध है वह कबीर से था। अब कैसे था ये मैं आपको बता दूं। कबीर का जन्म जो है वह 1440 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। 1440 ईस्वी में एक विधवा ब्राह्मणी द्वारा हुआ था, ओके। जब ब्राह्मणी ने इसे पैदा किया तो समाज की लज्जाओं की वजह से इसने क्या किया, इस शिशु को वाराणसी के लहतारा, कहां पर, वाराणसी के लहतारा नामक एक जलाशय था, या आप उसे तालाब कह लीजिए, तालाब पर छोड़ दिया। और जब बच्चा वहां पर रो रहा था तो किसी ने उसकी आवाज सुनी। तो किसने सुनी, वह थे नीरू, ठीक है, नीरू जो कि जुलाहा जाति के थे और इनकी पत्नी, उनका नाम था नीमा, ठीक है। नीरू और नीमा उस बच्चे के पास गए, उन्होंने देखा कि एक बच्चा रखा हुआ था, फिर उन्होंने उसे गोद लिया और उसका नाम कबीर रखा। और नीरू और नीमा जो थे वह जुलाहा जाति से थे, तब से कबीर जुलाहा जाति के हो गए और उनसे उनका संबंध बन गया, ठीक है। तो 160 का ए उत्तर हो जाएगा कबीर, ओके। अब आपका 161 दिया गया है, दोहावली, कवितावली, विनय पत्रिका जैसी भक्ति रचनाएं किस भक्ति संत के द्वारा की गई। देखिए दोहावली हो, कवितावली हो, वैराग्य संदीपनी हो, रामाज्ञ प्रश्न हो, जनिका मंगल हो, विनय पत्रिका हो, गीतावली हो, सतसई हो, रामचरितमानस हो, इन सब के रचयिता तुलसीदास हैं, ठीक है। तो 161 का डी उत्तर हो जाएगा। ये एक भक्ति संत थे। वहीं पर यदि मैं कबीर जी की बात करूं तो कबीर जी जो थे वह कविताएं लिखते थे और उनके कविताओं की कुछ लाइनें मैं आपको बोलता हूं, जैसे कि उनका साधु देखे जग बैरन, ठीक है। उसके बाद फिर उनका था चन्नक का अंग, ठीक है, मोहे कहां, राम बिनु तन कै ताप न जाई, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे, जैसे कि एक और मैं बता दूं, कबीर के पद, जीवन मृत का अंग, समरथाई का अंग, ये सभी कविताएं कबीरदास के द्वारा रचित हैं, ठीक है। वहीं पर यदि सूरदास की बात की जाए तो सूरदास ने सूर सागर, सूरावली, सूरपचीसी, सूर प्यारी, नागलीला, गोवर्धन लीला, ठीक है, इन सब की रचना की थी। सूरदास के जो भी ग्रंथ हैं उसके आगे सूर का प्रयोग किया गया है, तो उसमें आप नहीं उलझोगे। और उसके बाद यदि हम रैदास की बात करें तो रैदास जो थे यह भी बिल्कुल
कवि थे और कविताएं लिखा करते थे। उनके बारे में यदि मैं चलूं तो वो पद या गद्य, ठीक है, डिफरेंट पद, पद, दोहा, ये रैदास के द्वारा लिखा जाता था। कबीर दास के द्वारा कविताएं लिखी गई, जिसके बारे में मैंने आपको बताया, और सूरदास ग्रंथ लिखा करते थे, तुलसीदास भक्ति ग्रंथ लिखा करते थे, ठीक है। तो रैदास के आपने इसे सुन रखे होंगे कि अब कैसे छूटी राम रट लागी, प्रभु जी तुम चंदन मैं पानी। यह जो है आपके क्लास 10th में पढ़ाया गया है, सीबीएसई में भी, ठीक है। तो ऐसे ऐसे बहुत सारे दोहे हैं जो कि रैदास के द्वारा लिखे गए हैं। तो 161 का बी उत्तर हो जाएगा, तुलसीदास। सॉरी मैंने यहाँ पर डी लिख दिया, तो डी नहीं बी होगा, ठीक है, तुलसीदास, ध्यान रखना है इसका। ओके, आगे बढ़े। अब आपका 162 दिया गया है कि महात्मा गांधी के प्रिय भजन वैष्णव जन तै तेने कहिए के रचयिता कौन है। देखिए ये जो भजन है यह आपके लता मंगेशकर और के.एस. त्रैसी द्वारा गाया भी गया है, ठीक है, लता मंगेशकर द्वारा भी यह गाया गया है, लता मंगेशकर द्वारा, ठीक है। और इसके रचयिता कौन है? ये जो कविता थी, कविता को भजन के रूप में बदला गया है, तो इस कविता के रचयिता कौन थे? नरसिंह मेहता, जो कि यहाँ पर डी में दिया गया है, तो 162 का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। 163 दिया गया है कि दिल्ली स्थित पुराना किला का निर्माण किसने करवाया। देखिए यहाँ पर जो है शेरशाह के बारे में बातचीत शुरू हो गई, अर्थात अब जो हम लोग आ गए वह आ गए मुगल साम्राज्य में। तो मुगल साम्राज्य में सर्वप्रथम आए थे बाबर, उसके बाद आए हुमायूं, उसके बाद आए थे शेरशाह सूरी। अर्थात यहाँ पर आपके जो दो टॉपिक हैं, बाबर के बारे में और हुमायूं के बारे में, शायद उससे बहुत ही कम प्रश्न दिया गया है, तो मैं उसके बारे में एक बार मैं बताता हूँ। पहले चलिए बाबर के बारे में जानते हैं। देखिए बाबर के बारे में कहा गया है कि मुगल वंश के संस्थापक बाबर हुआ करते हैं, ठीक है, मुगल वंश के संस्थापक माने जाते हैं। और पानीपत का प्रथम युद्ध जो है 1526 में, पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 में बाबर के द्वारा ही लड़ा गया था, और इसमें इब्राहिम लोदी प्रतिद्वंदी थे और इसमें बाबर विजयी रहे। बाबर का 2-3 युद्ध जैसे कि खानवा का युद्ध जो कि 1527 और चंदेरी का युद्ध 1528 एवं घाघरा का युद्ध 1529, ये 3-4 युद्ध जो थे बाबर के द्वारा लड़े गए और बाबर इसमें सभी जगह विजयी रहे थे, ठीक है। उसके बाद आए हुमायूं, तो हुमायूं भी उतना अधिक फेमस नहीं हुए, क्योंकि यदि हम स्थापत्य कला या साहित्य कला की बातचीत करें तो इस सब में शेरशाह सूरी, शाहजहां, ये सब फेमस हुए थे, ठीक है। तो हुमायूं के बारे में आपको संक्षिप्त बता देता हूं। इनका जो शासनकाल था वह 1530 से लेकर 1540 तक रहा, ठीक है। और 1540 में हुमायूं तथा शेर खां के बीच कन्नौज का युद्ध हुआ था और इसमें हुमायूं पराजित हुआ। उसके बाद शेरशाह सूरी आए और उन्होंने बहुत सारी चीजें बनाई, स्थापत्य किया और डाक, और जैसे कि डाक का प्रचलन भी शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था। तो अब जो है चलिए प्रश्न पे आते हैं और शेरशाह सूरी के बारे में जानते हैं। शेरशाह सूरी जो है इनका शासनकाल 1540 से लेकर 1545 तक रहा। इनके बचपन का नाम क्या था? फरीद खां, फरीद खां इनके बचपन का नाम था, ठीक है। और ये 1540 में कन्नौज के युद्ध में जब विजय हुए तब से बादशाह की उपाधि धारण किए, ठीक है। और इन्होंने बहुत सारे किला बनवाए, जिसमें कि आपका आता है पुराना किला आता है, जिसको कि सूरी गेट भी कहा जाता है, ठीक है। पुराना किला इसको सूरी गेट भी कहा जाता है, क्योंकि यह निर्माण शेरशाह सूरी के द्वारा कराया गया था, इसलिए इसे सूरी गेट भी कहा जाता है। उसके बाद इन्होंने किला एक कुहान मस्जिद का निर्माण कराया। उसके बाद ग्रैंड ट्रंक रोड का क्या करवाया इन्होंने? मरम्मतीकरण एवं निर्माण, दोनों कार्य इनके द्वारा कराया गया था, ठीक है। आप इसे ध्यान से सुन लेना कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण एवं मरम्मतीकरण शेरशाह सूरी द्वारा कराया गया। यदि ये प्रश्न आगे आता है तो मैं आपसे पूछूंगा और आपको इसका उत्तर देना होगा, ठीक है। तो 163 का उत्तर क्या हो जाएगा? बी, शेरशाह सूरी। अब देखिए 164 दिया गया है, शेरशाह का मकबरा कहाँ अवस्थित है? तो शेरशाह का मकबरा जो है वह सासाराम में अवस्थित है, ठीक है। यहाँ पर देखिए दिया गया है 164 के सी में, तो 164 का सी उत्तर हो जाएगा। और ये जो सासाराम में मकबरा बनाया गया वह एक झील के बीच एक टापू पर बनाया गया था, चारों तरफ झील थी और उस बीच के टीले में उस मकबरे को बनाया गया था, ठीक है। आगे बढ़े। अब देखिए 165 दिया गया है कि पानीपत का युद्ध। तो पानीपत के 3 युद्ध हुए और इसमें आपका पहला युद्ध जो है वह 21 अप्रैल
21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी एवं बाबर के बीच हुआ था, जिसमें कि बाबर विजयी रहे। कौन विजयी रहा? बाबर विजयी रहा। यह आपका फर्स्ट युद्ध था पानीपत का। सेकेंड युद्ध देखिए, सेकेंड युद्ध जो था वह 5 नवंबर 1556 को हुआ था। किसके बीच? हेमचंद्र विक्रमादित्य एवं अकबर के बीच, जिसमें कि अकबर विजयी रहे और हेमचंद्र, जिसका उपनाम जो है हेमू, वह हार गए थे। ठीक है। और पानीपत का तीसरा युद्ध, ठीक है, थर्ड युद्ध के बारे में बातचीत कर लेते हैं, जो कि 14 जनवरी 1716 ईस्वी को हुआ था और इसमें जो है अफगानी सेना विजयी रहा। ठीक है। तो ये 3 युद्ध थे जो कि पानीपत से रिलेटेड हैं, आप इन्हें याद रखना। तो 165 का उत्तर क्या हो जाएगा? द्वितीय युद्ध के बारे में पूछा गया है, तो 5 नवंबर 1556 ईस्वी में बी में दिया गया है, तो 165 का बी उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए आपका अगला प्रश्न 166 दिया गया है कि प्रसिद्ध हल्दी घाटी का युद्ध जो कि 1576 ईस्वी में हुआ था, वह किनके मध्य लड़ा गया था? तो ये जो हल्दी घाटी का युद्ध है यह 18 जून 1576 ईस्वी में हुआ था और यह आपके मेवाड़ के शासक महाराणा प्रताप एवं अकबर के बीच हुआ था, जिसमें कि अकबर विजयी रहा और महाराणा प्रताप हार गए थे। तो उत्तर क्या हो जाएगा बताइए? 166 का सी उत्तर हो जाएगा, अकबर एवं महाराणा प्रताप। 167 दिया गया है, अकबरनामा के रचनाकार थे। देखिए यहाँ पर अकबर की बातचीत की जा रही है, तो थोड़ा बहुत अकबर के बारे में हम लोग जान लेते हैं। अकबर बहुत ही फेमस रहे और यह आपके चौथे राजा थे जो कि शेरशाह सूरी के बाद आए थे और अकबर का शासनकाल जो है वह 1556 से लेकर 1605 तक रहा। ठीक है। अकबर ने बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य किए, जिसमें कि अकबर के पानीपत के द्वितीय युद्ध बहुत ही प्रसिद्ध रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि जैसे कि दास प्रथा का अंत जो कि 1562 में किया गया था, 1562 में दास प्रथा का अंत ये भी अकबर के द्वारा किया गया। उसके बाद हम लोग बढ़े तो 1564 में जजिया कर को समाप्त कर दिया, लेकिन औरंगजेब ने 1679 में से फिर लगा दिया। ठीक है। उसके बाद देखिए दीन ए इलाही की स्थापना इन्होंने की थी 1582 में दीन इलाही की स्थापना की थी इन्होंने। ठीक है। एवं फिर उसके एक साल बाद 1583 में दीन इलाही संबद्ध की शुरुआत की गई थी। ठीक है। और एक और जैसे कि मैं आपको बता दूं 1575 में इन्होंने क्या किया था? इबादत खाने की स्थापना की थी, इबादत खाने की स्थापना इन्होंने की थी। ठीक है। तो ये सभी प्रसिद्ध काम थे जो कि इनके द्वारा किया गया था। तो चलिए प्रश्न पे आते हैं। जैसे कि यहाँ पर दिया गया है अकबरनामा, तो यह अबुल फजल के द्वारा लिखा गया था। ठीक है। और अबुल फजल के द्वारा एक और ग्रंथ लिखा गया जिसका नाम था आईने ए अकबरी। इसमें अकबर के बारे में बताया गया है, राजा अकबर के बारे में। ठीक है। तो यही सभी चीजें इसमें प्रसिद्ध है। तो 167 का बी उत्तर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 168 दिया गया है कि अकबर ने दीन ए इलाही का प्रवर्तन किस वर्ष में किया? तो दीन ए इलाही की स्थापना कब की गई थी? मैंने यहाँ पर लिखा भी है 1582 में। ठीक है। तो 168 का सी उत्तर हो जाएगा। और देखिए और बीरबल जो था दीन ए इलाही स्वीकार करने वाला प्रथम एवं आखिरी राजा था। ठीक है। और बीरबल जो था पहले हिंदू राजा हुआ करता था, बाद में मुसलमान बन गया। ओके, तो इस चीज को आप याद रखोगे। 169 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस मुगल शासक ने न्याय की जंजीर लगवाई? अब देखिए न्याय की जंजीर की बात यदि की जाती है और वो भी मुगल साम्राज्य में, तो वह आपका चला आता है जहांगीर के समय में। ठीक है। जहांगीर बहुत ही फेमस हुए थे और ये आपको 1605 से लेकर 1627 तक शासन किए। ठीक है। इन्होंने न्याय की जंजीर लगवाई थी कहां पर ये बताइए? तो आगरा के किले में न्याय की जंजीर उन्होंने लगवाई थी, आगरा के किले में, आगरा के किले में। इनके बचपन का नाम क्या था बताइए? तो इनके बचपन का नाम था सलीम खां। ठीक है। और सलीम किनके नाम पर रखा गया था? तो अकबर ने एक सूफी संत का नाम था शेख सलीम चिश्ती, उसी के नाम पर इनका नाम क्या रखा था? सलीम रखा था। ठीक है। एक बात और इनके बारे में फेमस है कि इन्होंने एक विधवा से शादी करी थी जिसका नाम था मेहरुन्निसा। ठीक है। मेहरुन्निसा दोनों संयुक्त होगा, मेहरुन्निसा। यह एक विधवा थी जिनसे जहांगीर ने शादी करी और उसके बाद उनका नाम नूरमहल एवं नूरजहां
रख दिया, उसकी उपाधि उनको दे दी। ठीक है, उसके बाद यह नूरजहां के नाम से बहुत ही अधिक फेमस हुए थे। ठीक है, तो यहां पर देखिए क्या हो जाएगा, 169 का बी उत्तर हो जाएगा जहांगीर। कहां पर लगवाई थी, तो आगरा के किले में न्याय की जंजीर लगवाई थी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं, 170 जो कि नूरजहां से ही रिलेटेड है। तो चलिए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। यहां पर दिया गया है कि नूरजहां का वास्तविक नाम क्या था। तो नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा, जो कि यहां पर ए में दिया गया है। देखिए, अच्छा ये बताइए, मेहरुन्निसा किसकी बेटी थी? गयास बेग की। ठीक है, किसकी थी? गयास बेग की पुत्री थी और शेर अफगान की यह विधवा थी। कहां की विधवा थी? शेर अफगान की यह विधवा थी। वहां से जहांगीर ने इसे शादी कर ली और इसके बाद इनका नाम नूरजहां और नूरमहल रख दिया। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 170 का ए उत्तर हो जाएगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। 171 दिया गया है, किस मुगल शासक के शासनकाल में चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ? देखिए, दो तीन चीजें हैं मुगल काल में, एक तो आपका चित्रकला और दूसरा आपका स्थापत्य कला। ठीक है, तो चित्रकला जो है वह जहांगीर को जाता है, वहीं पर यदि स्थापत्य कला की बात की जाएगी तो वह शाहजहां को जाएगा। अब इनमें अंतर क्या है? तो चित्रकला में क्या था कि जगह जगह चित्रकारी की गई थी, लेकिन स्थापत्य कला उसमें क्या हुआ था कि शाहजहां ने बहुत सारी इमारतें बनवाई, जैसे कि दिल्ली का लाल किला, दिल्ली का जमा मस्जिद, आगरा की मस्जिद, बहुत सारी इमारतें बनवाई थी। तो इसलिए उनको स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया। वहीं पर जहांगीर के समय को चित्रकला का स्वर्ण युग माना जाता है। ठीक है, तो 171 का डी उत्तर हो जाएगा। और चित्रकला में यदि हम बातचीत करें तो जो प्रमुख चित्रकारी थे वह थे आपके आगा राजा। ठीक है, कौन थे? आगा राजा, ये प्रमुख चित्रकार थे। और एक अबुल हसन उस्ताद मंसूर, ठीक है, बिशान दास एवं मनोहर, ये सब प्रसिद्ध चित्रकार हुआ करते थे। ठीक है, तो 171 का डी उत्तर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 172 दिया गया है कि निम्नलिखित में किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्ण काल कहा जाता है? ठीक है, मैंने अभी जस्ट बातचीत करी है आपसे कि वास्तुकला या स्थापत्य कला, तो ये जो समय आएगा वह आपका आएगा शाहजहां का। ठीक है, देखिए शाहजहां यहाँ पर सी में दिया गया है। चलिए शाहजहां के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी आप लोग रख लीजिए। शाहजहां का जो शासनकाल रहा हुआ 1627 से लेकर 1657 तक रहा। ठीक है, और इसको स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा गया है। और स्थापत्य कला के बारे में यदि हम बातचीत करें तो मैं आपको बता दूं कि दिल्ली का लाल किला, मैं लिखता चलता हूं, लाल किला दिल्ली वाला, ठीक है, वह शाहजहां ने बनवाया। उसके बाद देख लीजिए दीवाने आम, दीवाने आम, दीवाने खास, दिल्ली का जमा मस्जिद, आगरा की मोती मस्जिद, ठीक है, ये आगरा में है और ये दिल्ली में है। ताजमहल ये आपका आगरा में है और ये विश्व के 7 आश्चर्यों में प्रसिद्ध है। ठीक है, उसके बाद लाहौर का किला, उसके बाद शीश महल, दो चीज और मैं लिख देता हूं, शीश महल एवं लाहौर का किला, इन सभी का निर्माण जो है वह शाहजहां के द्वारा कराया गया है, इसलिए शाहजहां को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है। ठीक है, तो 172 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आगे बढ़िए कि शाहजहां ने आगरा का ताजमहल किसकी स्मृति में बनाया? देखिए शाहजहां ने जो ताजमहल बनवाया था वह अपनी 8वीं बेगम मुमताज के यादगार में बनवाया था। ठीक है, यहाँ पर देखिए 173 के डी में दिया गया है मुमताज महल, तो उत्तर क्या हो जाएगा? 173 का डी उत्तर हो जाएगा। मुमताज महल की यादगार में आगरा में ताजमहल बनवाया गया है और वहीं पर मुमताज महल को दफनाया भी गया है। ठीक है, आगे बढ़े। 174 दिया गया है, किस मुगल बादशाह ने हिंदुओं पर जजिया नामक कर लगाया? मैंने अभी आपको बताया है कि जजिया कर जो है वह आपके औरंगजेब के द्वारा लगाया गया था। कब लगाया गया था ये बताइए? 1679 में लगाया गया था,
79 में औरंगजेब द्वारा लगाया गया था। तो 174 का सी उत्तर हो जाएगा। ठीक है। और औरंगजेब का जो शासनकाल है वह शाहजहां के बाद आया, और औरंगजेब के लिए हम लोग बातचीत करें तो 1658 से लेकर 1707 तक इनका शासनकाल रहा। ठीक है। और औरंगजेब को गद्दी पाने के लिए अपने भाइयों से युद्ध करना पड़ा था, और 1659 में वह विजयी रहा, तब से यह गद्दी पर बैठ पाया। ठीक है। और इन्हीं सब वजह से औरंगजेब को जिंदा पीर कहा जाता था। ठीक है, जिंदा पीर, क्योंकि यह दुख देने में बहुत ही माहिर थे और क्रूर राजा हुआ करते थे। ठीक है, आगे बढ़े। 175 दिया गया है कि जाटों ने सर्वप्रथम किसके नेतृत्व में 1669 ईस्वी में औरंगजेब के विरुद्ध विद्रोह किया। देखिए, विद्रोह जो हुआ था वह गोकुल राजा जो थे, गोकुल एवं राजा राम। ठीक है, गोकुल राजा यहाँ पर दिया गया है, एवं जाट के राजा राम के समय में यह किया गया था। ठीक है, और इस समय गोकुल की हत्या कर दी गई। ठीक है, और फिर गोकुल एवं जाट हार गए थे। ओके, और इसी गुस्से की वजह से, प्रस्त होने की वजह से, फिर 1685 में, कुछ दिनों बाद 1685 में इन्होंने क्या किया था कि जो अकबर ने मकबरा बनाया था उस मकबरा को लूट लिया। ठीक है, और वहां पर क्या किया, भरतपुर राजवंश की नींव डाली थी औरंगजेब के समय में। ठीक है, तो उत्तर क्या हो जाएगा, 175 का ए हो जाएगा। अच्छा, ये जो भरतपुर का नींव डाला गया था वह किसने डाला था, तो राजाराम के भतीजे चूड़ामल ने। ठीक है, नाम लिख लीजिए आप लोग, चूड़ामन के समय में भरतपुर राजवंश की स्थापना की गई थी। भरतपुर राजवंश की, यह प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि भरतपुर राजवंश की स्थापना किसके शासनकाल के सापेक्ष किया गया था, तो उसमें आपको बताना है कि औरंगजेब के सापेक्ष में किया गया था। ठीक है, आगे बढ़े। 176 दिया गया है, गुरु ग्रंथ साहिबा का संकलन किस सिख गुरु ने किया। गुरु ग्रंथ साहिबा के बारे में यदि बातचीत की जाए तो गुरु अर्जुन देव का नाम सर्वप्रथम आता है, और अर्जुन देव जो थे वह 1581 से लेकर 1606 समय काल तक जाने गए, प्रचलित रहे, और इन्होंने ही स्वर्ण मंदिर की नींव डाली थी। ठीक है, एक चीज और आप लिख लेना कि स्वर्ण मंदिर का नींव जो है वह गुरु अर्जुन देव के द्वारा ही डाला गया था, एवं गुरु ग्रंथ साहिब की संकलन की गई थी। ठीक है, तो 176 का बी उत्तर हो जाएगा। ओके, आगे बढ़े। 177 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस गुरु ने खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व का प्रवर्तन किया। देखिए, खालसा सेना जो है आप जानते हैं, खालसा पंथ की स्थापना जो है वह किसके द्वारा की गई थी, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा की गई थी, और इनका जो समय रहा वह 1675 से लेकर 1708 तक रहा। ठीक है, और गुरु गोविंद सिंह यहाँ पर आपको डी में दिया गया है, और इन्होंने खालसा पंथ एवं पाहुल पर्व का प्रवर्तन किया था। तो 177 का डी उत्तर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इन सभी चीजों को याद करते रहो। 178 दिया गया है, नदीर शाह ने 1739 ईस्वी में किस मुगल बादशाह के कार्यकाल में दिल्ली पर आक्रमण किया। देखिए, यदि हम उत्तर मुगल काल में आते हैं तो उस समय के जो शासक थे वह मोहम्मद शाह वगैरह थे। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में ईरान का जो आक्रमणकारी, ठीक है, नदीर शाह जो थे वह ईरानी थे, ईरान से आए थे, उन्होंने आक्रमण किया था, और उसके बाद दिल्ली में उन्होंने अपना अस्तित्व बना लिया, बादशाहत हासिल कर ली। उत्तर क्या हो जाएगा, 178 का डी हो जाएगा, मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह जो है रंगीला के नाम से बहुत विख्यात थे, इनका एक दूसरा नाम है रंगीला। ठीक है, ये मोहम्मद शाह का दूसरा नाम है, इससे ये बहुत विख्यात रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 179 जो कि मराठा का उत्कर्ष आ गया यहाँ पर, और मराठा के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। यदि मराठा शक्ति का उत्कर्ष कहा जाए तो यह शिवाजी के नेतृत्व में 1627 ठीक है, शिवाजी के आधिपत्य में हुआ था। और शिवाजी की बातचीत की जाए तो शिवाजी 1627 से लेकर 1680 तक रहे थे, यही शासनकाल इनका माना जाता है। और इनके पिता का नाम जो है शाहजी भोसले था, माता का नाम जीजाबाई था। ठीक है, और इनकी जो राजधानी थी वह थी रायगढ़।
ठीक है, इनकी राजधानी थी रायगढ़। और इनके बारे में एक और चीज फेमस है कि 1665 में पुरंदर की संधि हुई थी, और पुरंदर की जो संधि हुई थी वह शिवाजी एवं राजा जयसिंह के बीच में हुई थी। किसके बीच? शिवाजी एवं राजा जयसिंह, इनके बीच में हुई थी। और क्या हुई थी? पुरंदर की संधि। प्रश्न आता रहता है पुरंदर की संधि के बारे में, तो ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो 179 का बी उत्तर हो जाएगा कि शिवाजी की राजधानी कहां अवस्थित थी? तो रायगढ़ थी। ओके, आगे बढ़े। 180 दिया गया है कि शासक की मंत्रिपरिषद को अष्टप्रधान की संज्ञा दी गई। देखिए अष्टप्रधान क्या थी? अष्टप्रधान इसके बारे में जानकारी है आपको? अष्टप्रधान जो है यह शिवाजी के शासनकाल में हुआ। इसमें क्या थे कि 8 मंत्रियों की एक परिषद गठित की गई थी। ठीक है, इसमें 8 मंत्री हुआ करते थे, इसी को कहा गया था अष्टप्रधान। ओके, तो उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 180 का ए उत्तर हो जाएगा शिवाजी। 181 दिया गया है मराठा प्रशासन में चौथे एवं सरदेश मुखी क्या थे? देखिए चौथा एवं सरदेश मुखी जो था वह एक प्रकार का कर, चौथा तो कर था लेकिन सरदेश मुखी क्या था? इनके बारे में आपको बताता हूं। देखिए चौथा जो था ये कर था कि जैसे आपके पास कोई क्षेत्र है, यदि राजा उसे बर्बाद करना चाहता है तो उसके बदले आप पैसे देकर, कर देकर उस क्षेत्र को रोक सकते हो बर्बादी से। ठीक है, तो चौथा तो कर था, लेकिन सरदेश मुखी क्या था कि मराठा शासक जो थे वह शिवाजी थे और उन्होंने स्वयं को सर्वश्रेष्ठ माना था, सरदेश मुखी। ठीक है, सर्वश्रेष्ठ मानकर लोगों के बीच प्रस्तुत करने की इच्छा जाहिर होती थी कि मैं सर्वश्रेष्ठ हूं, तो इसी को कहा गया था सरदेश मुखी। ठीक है, तो 181 का सी उत्तर हो जाएगा। यह एक प्रकार का कर था जो कि जमीन की बर्बादी के बदले लिया जाता था। ठीक है, 182 दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस शासक ने स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया तथा फ्रांस के जैकोबिन क्लब का सदस्य बना? बहुत ही आसान उत्तर है, टीपू सुल्तान। इन्होंने वृक्ष लगाए थे और ये क्या थे कि फ्रांस के राजा नेपोलियन के समकक्ष दोस्त हुआ करते थे, इसलिए इन्होंने वृक्ष लगाए थे। और इन्होंने ये जो वृक्ष लगाए थे वह फ्रांस एवं मैसूर की संधि, आप यहां पर लिख लो, फ्रांस एवं मैसूर की मैत्री संधि नहीं, सॉरी मैत्री अर्थात दोस्ती हुई थी, तो उस समय यह किया गया था टीपू सुल्तान के द्वारा। ठीक है, तो 182 का बी उत्तर हो जाएगा। ये प्रश्न आता रहता है, आप इसे याद रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 183 दिया गया है कि हैदराबाद राज्य का संस्थापक कौन था? तो हैदराबाद राज्य के जो संस्थापक थे उनका नाम था चिनकलीन खां। ठीक है, और चिनकलीन खां जो थे वह अप्रॉक्स 1722, अप्रॉक्स मैं मान रहा हूं, शायद मैं गलत भी हो सकता हूं, यदि मैं गलत हूं तो बता देना, यहाँ पर कंफर्म नहीं हूं। ठीक है, तो 1722 के समकक्ष ये हुई थी और इन्हें एक उपाधि दी गई थी निजामुल मुल्क की। ठीक है, निजामुल मुल्क की उपाधि जो है इन्हें दी गई थी। ठीक है, कौन थे? चिनकिल खां। तो 183 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 184 दिया गया है जयपुर नगर की स्थापना किसने की थी? तो जयपुर नगर की जो स्थापना है वह राजा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा किया गया था। ठीक है, सवाई जयसिंह द्वितीय। कब किया गया था? 18 नवंबर 1727 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, तो 184 का डी उत्तर हो जाएगा। 185 दिया गया है कि पानीपत का तृतीय युद्ध जो कि 1761 में हुआ था और ये किन के मध्य लड़ा गया था? मैंने आपको बताया ना, मैंने तीनों युद्ध के बारे में चर्चा पहले ही कर दी है। तो बताइए क्या होगा? पानीपत का जो तृतीय युद्ध था यह मराठा एवं अफगानों के बीच लड़ा गया था, जिसमें कि मराठा हार गए थे, अफगान जीते। और उसके बाद मराठा जब हारे तो ये चीज मराठा राजा को दिल से लगी और उस समय मराठा राजा थे बालाजी बाजीराव। कौन थे? बालाजी बाजीराव। जब वो पराजित हो गए तो इस खेद में उनकी मृत्यु हो गई। ठीक है, किन किन के बीच हुआ था? मराठा एवं अफगानों के बीच में हुआ था। तो 185 का ए उत्तर हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। 186 दिया गया है मयूर सिंहासन का निर्माण किसने करवाया था? तो मयूर सिंहासन का जो निर्माण है वह शाहजहां के द्वारा कराया गया था और इसके जो मुख्य कलाकार थे वो थे बी बादल खां। कौन थे?
बताइए, शाहजहां के द्वारा बे बादल खां, ये थे कलाकार, ठीक है, जिन्होंने बनाया था और यह शाहजहां के द्वारा बनवाया गया था, ठीक है, शाहजहां। देखिए यहाँ पर डी में दिया गया है, तो 186 का डी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़िए, 187 दिया गया है और मैंने आपसे कहा था कि आप इसे याद रखना और प्रश्न पूछ दिया कि ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण किसने करवाया। तो चलिए इस प्रश्न का उत्तर आप बताओगे, क्योंकि मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में सब कुछ बता दिया है। तो इस प्रश्न का उत्तर आप बताओगे, मुझे इंतजार रहेगा आपके कमेंट का, तो कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें, ठीक है। आगे बढ़े, अब आपका 188 दिया गया है, आईनी अकबरी। आईनी अकबरी एवं अकबरनामा दोनों के रचयिता कौन है? अबुल फजल, ठीक है, जिसमें कि उन्होंने अकबर के बारे में बताया है, उसके राजकाल के बारे में बताया है, ठीक है। तो 188 का बी उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े, 189 जो कि पुरंदर की संधि, मैंने अभी जस्ट आपको बताया था कि पुरंदर की संधि जो है वह 1665 में हुई थी। 1665 में किस किसके बीच? शिवाजी एवं राजा जयसिंह के बीच हुई थी, ठीक है। तो 189 का ए उत्तर हो जाएगा। और आज की वीडियो का आखिरी प्रश्न जो कि मराठाओं से है और उसके बाद आपका आधुनिक भारत शुरुआत होगा, तो आधुनिक भारत हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे, ठीक है। तो चलिए आखिरी प्रश्न पे चलते हैं। और 190 दिया गया है कि मराठा के प्रथम पेशवा कौन थे? वह थे बालाजी विश्वनाथ, ठीक है। तो यहाँ पर 190 का उत्तर ए हो जाएगा, बालाजी विश्वनाथ। और बालाजी एवं मुगलों के बीच एक संधि हुई थी जो कि 1719 में, बालाजी एवं मुगलों के बीच, जिसे कहा गया था मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्ट। क्या कहा गया था? मैग्ना कार्ट, ठीक है। ये इनके बारे में प्रसिद्ध है, इसलिए मैंने बता दिया। और यह प्रश्न पूछा भी जाता है कि मराठा साम्राज्य का मैग्ना कार्ट क्या कहा जाता है? तो बालाजी एवं मुगलों के बीच की संधि, ठीक है। ये संधि थी जो कि 1719 में हुई थी, ठीक है। तो इसके बाद आपका जो मध्यकालीन भारत था यहाँ पर खत्म होता है। और जो प्रश्न है नेक्स्ट देखिए 191, ये आधुनिक भारत से है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको कंसीडर करूंगा, तब तक के लिए जय हिंद। दोस्तों, यदि आप करंट अफेयर्स के पीडीएफ चाहते हैं, जैसे कि मंथली मैगजीन आता है, तो मंथली मैगजीन यदि आप लेना चाहते हैं प्रत्येक मंथ का अलग अलग, तो प्रत्येक मंथ का 10 रुपये चार्ज किया जाता है। और यदि आप सालाना लेना चाहते हैं एक साथ पूरे साल का, तो 101 रुपये चार्ज किया जाता है। और ये जो मैगजीन है ये आपको फ्री में अवेलेबल भी है वेबसाइट पे, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी आपको, वहां से आप इसे डाउनलोड कर लेंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया होता है, तो वहां से आप इसे डाउनलोड कर लें। यदि आप व्हाट्सएप पे डिमांड करते हैं तो वहां पे आपको चार्जेस पे करनी पड़ती है, ठीक है। और यदि आप जीके के 11,000 प्लस एमसीक्यू के पीडीएफ चाहते हैं तो उसके लिए आपको ₹35 चार्ज किया जाता है। और यदि आपको जीके 1 लाइनर चाहिए जिसमें कि 25,000 प्लस जीके 1 लाइनर है, तो उसके ₹35 चार्ज किए जाते हैं। ये सभी पीडीएफ आपके अपनी वेबसाइट www.studyandupdates.com पे फ्री अवेलेबल होते हैं। वहां पे आपको कोई चार्ज नहीं ली जाती है। यदि आप व्हाट्सएप पे डिमांड करते हैं तो वहां पर आपको चार्ज पे करना पड़ता है, स्क्रीनशॉट दिखाना पड़ता है, फिर आपको पीडीएफ दी जाती है। धन्यवाद।